फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे इस चैनल में पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और वो प्रश्न ऐसा है जिसका हमारे जीवन में सभी का उसके साथ एक दो बार सामना होता है और ये प्रश्न है, Why should we appoint a nominee? नॉर्मली हम सब लोग अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन करते हैं क्योंकि अब ये काफ़ी प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त हमारे और भी कई अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट, सेफ कस्टडी आर्टिकल्स, लॉकर्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन सभी में हमें किसी दुविधा में ना रहते हुए नॉमिनेशन करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि नॉमिनेशन करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये प्रोसेस है क्या, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैं आपको अब उस प्रोसेस में लिए चलता हूं। एक नॉमिनी अपॉइंट करना लीगल एक्शन है, बिल्कुल इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि हमारे रेगुलेटर के द्वारा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 45ZA एंड 2ZF, सेक्शन 45ZA से लेकर 45ZF तक नॉमिनेशन की ही चर्चा की गई है इस कानून में। और इसके साथ साथ इस एक्ट के अपने रूल्स भी हैं, जिनको हम बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 के नाम से जानते हैं। इन दोनों की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग नॉमिनेशन करते हैं। अब नॉमिनेशन करने के लिए या कैसे नॉमिनेशन किया जाता है, इस प्रक्रिया को समझते हैं। यहां पर ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये बात अच्छी तरह समझें कि नॉमिनेशन हम केवल इंडिविजुअल अकाउंट्स में ही कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट, हमारा बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो, उसमें सेविंग हो, करेंट हो, एफडी हो, आरडी हो, या हमारा और भी कोई अकाउंट हो, तो जहां पर हम बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं और उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकाउंट में नॉमिनेशन किया जा सकता है। आपका कोई भी अकाउंट, चाहे डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी अकाउंट या लॉकर अकाउंट, अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में खोला गया है तो उसमें आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। एज पर नॉमिनेशन रूल्स हम उन्हीं अकाउंट्स में नॉमिनेशन कर सकते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खोले जाते हैं, भले ही वो जॉइंट अकाउंट हो, आइदर और सर्वाइवर कैटेगरी में हो या एनीवन और सर्वाइवर कैटेगरी में हो, वहां नॉमिनेशन संभव है। और नॉमिनेशन करने के लिए हम कौन से फॉर्म्स का यूज करेंगे, आइए उसे भी समझ लेते हैं। 3 प्रकार के फॉर्म्स हैं, डीए फॉर्म्स, एससी फॉर्म्स और एसएल फॉर्म्स। डीए फॉर्म्स डिपॉजिट अकाउंट्स में यूज किए जाते हैं। इस कैटेगरी में 3 फॉर्म आते हैं। DA1 नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए यूज होता है। DA2 नॉमिनेशन कैंसिलेशन के लिए यूज होता है। और DA3 जब पुराना नॉमिनेशन कैंसिल करने के साथ साथ ही साइमल्टेनियसली नया नॉमिनी अपॉइंट करने का प्रोसीजर हम करते हैं,
तो DA3 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब SC फॉर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। SC1 is used for appointing a nominee, अपॉइंट करने के लिए SC1 यूज करते हैं, कैंसिल करने के लिए SC2 फॉर्म यूज करते हैं और पुराना कैंसिल करके नया नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए साइमल्टेनियस प्रोसेस में SC3 फॉर्म यूज करते हैं। सेफ कस्टडी आर्टिकल्स का बिजनेस बैंकों से लगभग समाप्त हो चुका है, अतः इसके विषय में बहुत से बैंकर्स जानते भी नहीं हैं, परंतु हमारे RBI की गाइडलाइंस में इनकी चर्चा हमेशा की जाती है। नॉमिनेशन रूल्स में भी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी है, तो हमें इनके विषय में भी जानना जरूर चाहिए। अब हम लॉकर्स की बात करते हैं। लॉकर्स के लिए हम 5 तरह के फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। SL1, SL1A, SL2, SL3 एंड SL3A। SL1A फॉर्म यूज होता है नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए, SL2 कैंसिलेशन के लिए। अब बीच में SL1A जो है ये वहां हम उपयोग करते हैं जहां पर अकाउंट होल्डर 2 या 2 से अधिक होते हैं और नॉमिनी भी 1 से अधिक होता है। इस एक्सेप्शन को छोड़कर सभी मामलों में केवल एक ही व्यक्ति के फेवर में नॉमिनेशन किया जा सकता है, लेकिन यहां ये एक्सेप्शन है कि अगर लॉकर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के नाम में है और उसका ऑपरेशन भी जॉइंट सिग्नेचर से होता है तो वो 1 से अधिक नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है 1 से अधिक कितने? इसको IBA ने अपनी गाइडलाइंस में एक्सप्लेन किया है, अधिक से अधिक 2। RBI गाइडलाइंस इस पॉइंट पर शांत हैं, उन्होंने कोई सीमा तय नहीं की है। IBA ने 2 की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। अब SL3 फॉर्म वैसे ही उपयोग होता है, वैसे ही यूज करते हैं, कैंसिलेशन एंड अपॉइंटिंग अनदर पर्सन एज ए नॉमिनी साइमल्टेनियसली। 3A जहां लॉकर हायरिंग 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम में की गई है और उसका ऑपरेशन जॉइंट सिग्नेचर से होता है सबके, तो उसके लिए कैंसिलेशन एंड अपॉइंटिंग न्यू नॉमिनी साइमल्टेनियसली तो हम फॉर्म 3A का उपयोग करते हैं। अब एक बात और हम लोग समझते हैं या जान लेना चाहिए, वो है कि हमको इन नॉमिनेशंस का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट्स, इसके सबसे बड़े बेनिफिट ये हैं कि जब कभी कोई इवेंचुअलिटी होती है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, लॉकर हायरर की डेथ हो जाती है, तो हमको डिसीज क्लेम केस हैसल फ्री विदाउट कॉस्ट इन ए सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के मैनर में हो जाता है अगर इसमें नॉमिनेशन होता है। किसी भी अकाउंट में नॉमिनेशन है तो डिसीज क्लेम सेटलमेंट का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। अगर नहीं है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर, इंडेमनिटी बॉन्ड और एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है बैंक की तरफ से भी। उससे बचने के लिए आवश्यक है हम इन सभी अकाउंट्स में नॉमिनेशन करें। अब इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी होता है कि जहां माइनर इन्वॉल्व हो जाता है, माइनर एज अकाउंट होल्डर, नॉमिनेशन इज नॉट पॉसिबल।
माइनर अकाउंट होल्डर नहीं है, अकाउंट होल्डर मेजर है, माइनर को नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, परंतु उसके लिए उन्हें एक एडिशनल नॉमिनी और अपॉइंट करना पड़ेगा जो मेजर होगा और ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द नॉमिनी वो क्लेम का पेमेंट रिसीव करने के लिए अधिकृत होगा। अगर यही नॉमिनी जो माइनर था मेजर हो जाता है, फिर किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पूरे प्रोसेस में नहीं पड़ती है। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अगर हमें क्लेम सेटलमेंट को बहुत आसान रखना है और हम में से कौन ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि हमारे जाने के बाद हमारे लीगल हेयर्स को बिना किसी परेशानी कठिनाई के हमारे सारे क्लेम, चाहे वो अकाउंट का बैलेंस हो, चाहे लॉकर के कंटेंट्स हों या सेफ कस्टडी का आर्टिकल हो, आसानी से मिल जाए। हम सभी यही चाहेंगे और इसके लिए आवश्यक है हम नॉमिनेशन इन अकाउंट्स में अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज डू like my videos and do not forget to subscribe my YouTube channel. I will also suggest to please press the bell icon button so that you get all my notifications in time. Thank you for watching.